हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स टीईटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, एमपी टीईटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बहुत से लर्नर्स का ये सुनने में आ रहा है कि सब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी उनके जिस भी सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन है, तो जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था उस सिलेबस के बाहर की चीज़ें पूछ रहे हैं। जो सिलेबस में बोला गया था, जो लेवल सिलेबस में बताया गया था, उस लेवल के बाहर की चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसी बात को लेके विचार कर रहे हैं, इसी बात को लेके उनके ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहे हैं कि अगर ऐसे पेपर बनाना था तो सिलेबस क्यों डिज़ाइन किया, अगर मनमानी करनी थी तो सिलेबस क्यों डिज़ाइन किया। तो जितने भी लोग आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, तो डियर अब क्या होता है कि अब हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आपको आपके सिलेबस में से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जाता है तो कहने को ये हो जाता है कि आपने सिलेबस के बाहर का पूछ लिया है। ठीक है, जो भी व्यक्ति एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहा है, मतलब जिसकी जिसकी क्वालिफिकेशन ही आपकी पीजी डिग्री है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि पेपर बिल्कुल सिंपल सोबर आएगा, बिल्कुल सरल सा पेपर आएगा। तो अगर जो एस्पिरेंट ये उम्मीद भी कर रहे थे कि हमारा पेपर जो सिलेबस दिया है सिर्फ ये दिखेंगे पेपर में, सिर्फ ये पूछे जाएंगे, पेपर बेहद सिंपल आएगा, या जितने भी टीचर्स ने उनको ये पट्टी पढ़ाई थी कि भाई पेपर बहुत आसान आएगा, ये और वो यही पढ़ लो, तो सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग का काम पढ़ने का है, आप लोग का काम ये डिसाइड करने का नहीं है डियर कि लेवल कैसा आएगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ के जाओगे तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप कह सकते हो कि चीज़ें फंसी नहीं। ठीक है, हम अगर फॉर एग्जांपल चलो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, अगर हमने नाउन भी पढ़ी है तो क्या हमको नाउन का एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल नहीं पढ़ के जाना चाहिए था? हम क्यों बेसिक चीजें पढ़ के चले गए? हम क्यों ये पढ़ के चले गए कि 5 तरह की नाउन है, दैट्स ऑल? हमने ये क्यों नहीं पढ़ा कि नाउन पे एरर क्या बनते हैं? ठीक है, नाउन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नाउन के डूज एंड डोंट क्या होते हैं? ठीक है, या नाउन के क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के अगर देखा जाए तो वो कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं? तो डियर थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी अपडेट करने की जरूरत है। आप सभी लर्नर्स को ये कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जितने भी बच्चे पटवारी की, एसआई की, एसएससी की, बैंकिंग की, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो आप कोई भी टॉपिक अगर उठाते हो तो उसको बेसिक तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन डियर आप उसके एडवांस और सुपर एडवांस लेवल पे जरूर जाओ, तो ही आप सोच पाना कि आप इस कंपटीशन की रेस में बने रहोगे। ठीक है, अगर आप वही पीनट्स वाले काम करोगे, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ लोगे और सोचोगे कि ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, नाउन बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स है डियर वो सभी इसी तरीके से होंगे। तो जो भी जितने भी लर्नर्स आज इस सेशन को देख रहे हैं, तो उनसे सबसे मेरा निवेदन ये है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ते हो, आप उसके बिल्कुल एडवांस, सुपर एडवांस लेवल तक उसको जाओ, और जब तक आप उस एडवांस लेवल को नहीं क्रैक कर लो, आप उस टॉपिक को मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स में से पेपर में पूछा जाता है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक वो नहीं छोड़ते हैं, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जो भी लर्नर्स ऐसा चाहते हैं कि भाई हम एडवांस लेवल कहाँ से कैप्चर करें, तो वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करवा रही हूँ। प्लस साईं बाबा एजुटेक जो हमारा एप्लीकेशन है, वहां भी हमारे फ्री वीडियोस, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेस, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे पेड कोर्सेज लेने में सक्षम नहीं है, वो बिल्कुल वहां जाके फ्री कोर्सेज पढ़ सकते हैं, फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है आपको पेपर से संबंधित, नोट्स से संबंधित, क्लास से संबंधित, या किसी प्रश्न पे डाउट है, तो आप हमें स्क्रीन पे जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करना। ये साईं बाबा एजुटेक टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पर व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इन सब के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने लगेंगी। सो एप्लीकेशन और चैनल दोनों पे बने रहिए। चलो ठीक है, तो आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपसे बोला है कि जब भी कोई टॉपिक बिल्कुल सुपर एडवांस लेवल पे ना चले जाओ, छोड़ना मत। तो डियर वही प्रयास मेरा रहेगा, और उसी प्रयास पर आधारित मैंने आज आपकी जो क्लास बनाई है वो स्पॉटिंग एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बनाई है। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है, लेकिन डियर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी एरर्स होते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसआई पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए क्लास है डियर।
क्योंकि पेपर का लेवल अगर कठिन करेंगे, वो पेपर का लेवल हाइक करेंगे, तो वो नंबर ऑफ एरर क्वेश्चन जो है वो उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब आपको उस पेपर में ये जो चीजें हैं ये ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डियर कि कैसे हम SV एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें SV एग्रीमेंट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। डियर, आप लोगों ने नाइदर शब्द बहुत बार सुना है, ठीक है, लेकिन आपने नाइदर के साथ में हमेशा नॉर सुना है। ठीक है, तो आपने नाइदर नॉर सुना है, आप लोगों ने ईदर और सुना है। ठीक है, सुना है, ये सारी चीजें सुनी है। तो डियर, कभी कभी ये अकेले भी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा नाइदर के साथ आपको नॉर मिले या फिर आपको ईदर के साथ हमेशा और मिले। कभी कभी ये अकेले सेपरेटली भी यूज किए जाते हैं, तब उनका नियम कुछ और होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नाइदर ऑफ देम लिखा है डियर, तो नाइदर हमेशा एक नकारात्मकता को दिखाता है। ठीक है, नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं। ठीक, नोबडी, जो भी जितनी भी जनता आपको दिखाई दे रही है, नाइदर का मतलब हो गया, नाइदर ऑफ देम का मतलब हो गया कि उनमें से कोई भी नहीं आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने जा रहा है, उनमें से कोई भी पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर क्या हो रहा है कि एक भीड़ में से वो एक एक के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में डियर यहाँ पे एरर आएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये वाला। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये एरर है। यहाँ पे डियर आर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि नाइदर ऑफ देम है। ठीक है, नाइदर ऑफ देम का मतलब हो गया कि जितनी भी जनता है डियर उनमें से कोई भी नहीं जा रहा। सबसे एक एक करके पूछ ली कि तुम पार्टी में जा रहे हो क्या, तुम जा रहे हो क्या, सबने मना कर दी। नाइदर ऑफ देम का मतलब हो गया उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डियर आपको हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर वाली आएगी। तो यहाँ पे एरर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर बी में है, और एरर क्या है कि यहाँ पे आएगा आपका इज, ना कि आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईदर माई कॉलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। ठीक है, कोलीग्स जो होते हैं डियर, जो सहकर्मी साथ में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये देखो ईदर और का यूज आ गया। मैंने अभी हाल आपसे चर्चा करी थी कि एक ईदर और होते हैं, एक नाइदर नॉर होते हैं, एक ईदर अकेला होता है, एक नाइदर अकेला होता है। तो ईदर और में क्या करना है, जैसे यहाँ पे नाइदर अकेला था, लेकिन यहाँ पे तो कॉम्बो आ गया ईदर और का। चलो, तो ईदर माय कुलीग और प्यून। तो जब भी डियर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ईदर और, नाइदर नॉर और नॉर ये अलग अलग दिखें, जैसे कि ईदर और दिख जाए, नाइदर नॉर दिख जाए, और दिख जाए, या फिर आपका नॉर दिख जाए। ठीक है, तो जो बाद वाली जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ईदर और दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो मेरा डियर सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट मेरा ये है, तो जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर हेल्पिंग वर्ब लगाऊं तो यहाँ पे आर नहीं, फिर तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्यून सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए अपन इज लगाते हैं, ना कि आर। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ईदर और, नाइदर नॉर, पेयर वाला, जोड़े वाला, ईदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर। ठीक है, या फिर सिंगल सिंगल और, ठीक है, सिंगल सिंगल नॉर, सिंगल सिंगल ईदर। तो अपन को जो भी अपन नाउन का प्रयोग करेंगे डियर, वो बाद वाली नाउन के यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कुलीग्स भी हैं, प्यून भी हैं, बहुवचन हो गया तो हम आर सही लगा रहे हैं, ये गलत है डियर। ऐसी कंडीशन में आपको जो बाद में जो भी आ रहा है सब्जेक्ट, अब जैसे यहाँ पे बाद में प्यून आ रहा है जो कि एक सिंगुलर है, तो अपन यहाँ पे आर की जगह पे इज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सब्जेक्ट्स में ईदर और, नाइदर नॉर और, या फिर नॉर, चारों को याद कर लो। ठीक है, इनमें जब भी इनको जोड़ेंगे तो जो निकटतम सब्जेक्ट है, निकटतम मतलब जो बाद पास वाला, ठीक है, मतलब बाद वाला, उसी के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे अगर प्यून की बात करें तो प्यून के साथ में इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का। ठीक है,
चारों को याद रख लेना। ये चार जो ऐसे भी होंगे, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर, प्लूरल होंगे तो प्लूरल, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, मैनी अ मैन हैव्स कम्बर्ड टू दिस टेम्पटेशन एंड नो एरर। चलो चार आपको दिए गए हैं, मैनी अ मैन दिया गया है, हैव्स कम्बर्ड दिया गया है, टू दिस टेम्पटेशन दिया गया है, एंड डी ऑप्शन में नो एरर दिया गया है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो डियर कि मैनी अ का यूज जो होता है वो एक सिंगुलर कल्चर में होता है। ठीक है, और अगर ये सिंगुलर कल्चर में हो रहा है तो आगे जाके फिर मैं हैव तो यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैनी अ लिखा है तो वो सिंगुलर कल्चर में जाता है, तो सिंगुलर के लिए अपन हैज लगाते हैं ना कि हैव लगाते हैं। ठीक है, तो मैनी अ मैन हैज होना चाहिए ना कि हैव। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोट्स में नोट डाउन कर लो कि पहली बात तो ये जो मैनी अ होता है, ठीक है, इसके साथ में हमेशा जो भी आपका सब्जेक्ट होता है या जो भी नाउन होती है वो सिंगुलर होती है। मैन है बिल्कुल सिंगुलर है इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, गर्ल होता बिल्कुल चलता, गर्ल्स होता तो एरर होता, क्योंकि मैनी अ का जो यूज होता है डियर वो प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के रूप में होता है साथ में, मतलब जो मैनी अ के पड़ोस में बैठेगा वो सिंगुलर ही होगा, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वरना वो ही अपने आप में एरर बन जाएगा। ठीक है, तो मैनी का यूज अपन कैसे करेंगे, एक सिंगुलर के रूप में करेंगे, इसीलिए फिर हैव नहीं हैज लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि मैनी का यूज जो होता है डियर वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में ही होता है, एक सिंगुलर वर्ब भी आपको उसके साथ में लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी and such other beverages have not been without some effect। ठीक है, चलो डियर, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, ठीक है, एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। कितने लोगों की बात हो रही है, ठीक है, कितने लोगों की बात हो रही है डियर, एक तो टी की, एक कॉफी की, और बहुत सारे अदर बेवरेजेस भी हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, पेप्सी वगैरह होगी, फ्रूटी फ्रूटी होगी, इनकी बात हो रही है, मतलब ये बहुवचन हो गए, तो बहुवचन के साथ तो हैव लगा है, सही लगा है ना, क्योंकि देखो टी हो गया, कॉफी हो गया, और कुछ अन्य भी हैं पेय पदार्थ, तो ये तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ में हैव तो बिल्कुल लगता ही लगता है, तो क्या गलती है इसमें, इसमें तो कुछ भी गलती नहीं है ना। यही आप भी सोच रहे होगे, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखो 5 सेकंड में। देखा, ठीक है, वही वही लॉजिक आपने लगाया जो मैंने आपको अभी बताया, एक टी है, कॉफी है, और बहुत सारे अन्य पेय पदार्थ हैं। ठीक है, तो बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब हैव आएगा, यही सोचा ना आपने, बस यहीं पे तो गड़बड़ कर दी डियर। ठीक है, यही गड़बड़ कर दी, यहाँ पे उसने क्या बोला है बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर गलती करवाते हैं। यहाँ पे हमको इनमें से किसी से कोई भी मतलब नहीं है डियर, हमको मतलब है आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इसकी बात चल रही है, मेन जो है आपका वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ये टी, कॉफी और लिमका और फिमका और चाय, कितनी भी हजार चीजें लिख दे, इनसे मतलब नहीं है, इनका इंट्रोडक्शन, इनका इंट्रोडक्शन, यानी कि जो स्टार्टिंग में लिखा है, आपने देखा नहीं बीच में एक शब्द लिखा हुआ है ऑफ, यानी कि वो बता रहा है कि इन सब का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड आता है डियर वो मेन होता है, द इंट्रोडक्शन जो है डियर, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस दिस दिस, तो यहाँ जो इंट्रोडक्शन वर्ड है वो एक सिंगुलर की तरफ वो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो परिचय, जो इंट्रोडक्शन होता है डियर वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, और सारी अनकाउंटेबल्स के साथ में अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिंगुलर वाला करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे हैव आ ही नहीं सकता, यह हैज आएगा। ठीक है, मैंने आपको जो गलती जिस तरीके से बताई है आप उसी तरीके से गलती कर रहे होते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक लर्नर का दिमाग कैसा चलता है, तो यहाँ पे इनको गिनने मत बैठ जाना कि ये बहुवचन है इसलिए हैव आएगा, डियर आगे जो लिखा है उसको ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लिखा है, चलिए ये देख लो। ठीक है, ये देखो, द इंट्रोडक्शन इज सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो इंट्रोडक्शन का है, आपको टी, कॉफी, लिमका, फिमका, ब्लैक टी, ब्राउन टी, इनसे कोई मतलब नहीं है, मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो हम भी यहाँ पे हैज लगाएंगे ना कि
हैव लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। मतलब ये जो नई तरह की जो वॉशिंग मशीन आ रही है वो कपड़ों को और तेजी से साफ करती हैं। तो चलो देखते हैं भाई इसमें कहाँ पे एरर है। ठीक है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, मतलब डियर ऑटोमेटिक मशीन। अब यहाँ पे आप पढ़ने बैठोगे कि यार मैम मशीन्स, ये तो मैम बहुवचन है और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस एग्जांपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो मैम ये तो सही है क्योंकि मशीन प्लूरल होती है, प्लूरल के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप ही ने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, और अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा देना। तो यहाँ पे मशीन्स है तो मैम ये तो बहुवचन हो गया। बस यहीं पे आप गड़बड़ कर जाओगे डियर। फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगी जो अभी द इंट्रोडक्शन में हुई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ ऑटोमेटिक मशीन लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा किसका है, यहाँ पे मेन कौन है, द न्यूअर टाइप। न्यूअर टाइप तो सिंगुलर है, अलग ही दिख रहा है, न्यूअर टाइप्स थोड़ी लिखा है। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, तो जो न्यूअर टाइप लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स लिखा हुआ है, मतलब डियर जो बात अभी हम कर रहे थे द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस वाली, ये कॉन्सेप्ट वापस आ गया। अभी भी मैंने आपसे पहले बोला था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे वो क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या वो ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में बोल रहा है या फिर वो उसके पहले कोई और एक चीज लिख रहा है जिसके बारे में ये पूरी बात की जा रही है, ठीक है। तो वो किसके बारे में बोल रहा है, इन ऑटोमेटिक मशीन के नए प्रकार की बात कर रहा है। मतलब ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स है ना डियर, इनका भी कोई एक नया फॉर्म आया है, एक नया रूप, एक नया टाइप आया है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भैया हमारा जो सब्जेक्ट है मेन वो क्या हो जाएगा, द न्यूअर टाइप हो जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये वॉश नहीं होगा, फिर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और इसको चेंज करके आपको बनाना पड़ेगा वॉशेस। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डियर, अब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के हिसाब से इसमें जो है आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर एस या ईएस लगाती हूँ तो ये वॉश से बन जाता है वॉशेस, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है, एरर है ऑप्शन नंबर बी में, और वो एरर है आपका वॉश। यहाँ वॉश नहीं वॉशेस आएगा, बिकॉज द न्यूअर टाइप, नए प्रकार की बात हो रही है, ना कि ऑटोमेटिक मशीन्स की। तो जितने भी ये ऑफ वाले आएंगे इनको गौर से अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. कंप्यूटर क्लास में डियर प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, अपना खुद का रिसर्च पेपर इस सेमेस्टर का टाइप करना है, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले आप कोशिश करो इसको पढ़ने की और फिर आप कोशिश करो कि इसमें क्या एरर है, एरर है भी कि नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ डियर, इसमें एरर है, ठीक है, इसमें एरर है, बहुत बेसिक एरर है। अगर यहाँ पे हैज लिख रहा है तो आपने यहाँ पे देयर कैसे कर दिया, हैज तो मैम आपको कैसे पता कि हैज ही आएगा, हो सकता है मैम यहाँ पे है वो और इसलिए उन्होंने देयर किया हो। तो माय डियर जो भी सेंटेंस ईच ऑफ से शुरू होता है, फिर से वही बात आ गई कि वही ऑफ का सीन आ गया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ वाला ऑफ के बाद ऑफ के बाद तो सब प्लूरल जाएंगे, टी कॉफी अदर बेवरेजेस ऑटोमेटिक मशीन्स स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद तो सब बहुवचन जाएंगे। लेकिन ऑफ के पहले की पिक्चर क्या है, ईच का मतलब तो प्रत्येक होता है जिसको सिंगुलर रूप में लेते हैं। तो अगर इस ईच को आप सिंगुलर रूप में ले रहे हो डियर तो ये हैज तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इस हैज को ये जो वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, देयर नहीं आएगा। अगर हैज यहाँ पर है, ठीक है, अगर हैज यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर फिर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हिज लगाना पड़ेगा, हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ठीक है, क्योंकि अपन सिंगुलर के साथ में हिज का प्रयोग करते हैं। अब आप क्या सोचोगे कि मैम हिज ही क्यों, आपने हर क्यों नहीं लगाया, हो सकता है मैम लड़कियां हों। तो डियर बिल्कुल आपका डाउट सही है, अगर आपके मन में आया है तो
लेकिन जब भी अपन को कंफर्म नहीं होता जेंडर के बारे में कि यहाँ पे गर्ल्स हैं ग्रुप में या बॉयज हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन हमेशा जो बॉयज वाला होता है अपन वही वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन फंसे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, आगे आने वाला प्रोनाउन, आगे आने वाला जो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जो भी आ रहा है, क्या वो उसे जस्टिफाई कर रहा है, हाँ या ना। तो एक तो मैंने आपको अभी ये सिखा दिया कि ये ऑफ के पहले वाले को किस तरीके से आपको पकड़ना है, और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया है कि आपको एरर कैसे ढूंढना है, ठीक है। वो समय नहीं है डियर अब कि स्पेलिंग में एरर आए, वो तो जमाने गए, अब तो ग्रामेटिकल एरर आते हैं। अगर यहाँ हैज लिख रहा है तो यहाँ देयर कैसे आ गया, ठीक है, और अगर यहाँ देयर लिख रहा है तो यहाँ हैज क्यों आया। आपके पास दोनों के जवाब होने चाहिए। आपके पास हैज का जवाब है क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर के रूप में काम करेगा, और अगर सिंगुलर है तो हैज लगाया ही है, और हैज लगाया है तो इसलिए हम यहाँ पर देयर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, पेपर में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, everyone of the films you suggested are not worth seeing. everyone of the films, ठीक है, चलो भाई, you suggested are not worth seeing, okay, alright। अब फिर से देखो, फिर से वही ऑफ वाला फंडा आ गया, ठीक है। अब ऑफ के जस्ट बाद मैंने आपको अभी वाली बताया था कि ऑफ के बाद जो भी आएगा वो बहुवचन आएगा, लेकिन ऑफ के पहले क्या शब्द लिखा है, ऑफ के पहले लिखा हुआ शब्द क्या सिंगुलर है, या ऑफ के बाद ऑफ के पहले लिखा हुआ शब्द क्या प्लूरल है, ये फैसला कराएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है। डियर, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था और उसमें आपको ये बताया था कि जितने भी वन वाले होते हैं, जितने भी बड़ी वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि समवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, ईच बडी, ठीक है, तो पूरा सम परिवार, ठीक है, पूरा वन परिवार, पूरा बड़ी परिवार, ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जब भी आपको ये वन वाला दिखे, वन मतलब कि एवरीवन, समवन, नो वन, ईटीसी, ठीक है, या बड़ी परिवार दिखे जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच बडी, तो ये वन परिवार और बड़ी परिवार, ये जब भी मिलेगा ना, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वन परिवार का सदस्य आ गया जिसका नाम है एवरीवन, ठीक है, वन परिवार का सदस्य है ये। अब अगर ये वन परिवार का सदस्य है डियर, तो इसको मैं क्या मानूंगी, सिंगुलर। और आप मुझे बताओ सिंगुलर के साथ में आर कब से लगने लगा, सिंगुलर के साथ तो इज लगता है। तो यहाँ पे मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार वर्ब का चयन करना है। ऑफ के पहले दिया हुआ जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, यानी कि सिंगुलर है, तो जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है डियर वो सिंगुलर वाली लगेगी, यानी कि यहाँ पे एरर आर में है, आर नहीं यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। तो आर नॉट वर्थ सीइंग की जगह पे आप इज नॉट वर्थ सीइंग करेंगे। The secretary and principal of the college are attending the meeting at the collectorate, ठीक है। क्या बोल रहा है डियर वो कि the secretary and principal of the college are attending the meeting at the collectorate। सबसे पहले तो प्रीपोजिशन मिल गई यहाँ पे, कलेक्ट्रेट के पहले एट लगा है, ठीक है, स्थान है, जगह है, तो बिल्कुल अपन एट का प्रयोग करेंगे। तो एक तो हमको यही चीज मिल गई देखने के लिए कि यहाँ पे हमने एक प्रेपोजिशन सीख ली, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये चीज, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे एक तो सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल है, दो जन है, और ऑफ द कॉलेज मतलब कॉलेज के हैं, आर अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में। तो डियर, मैंने आपको ये बहुत पहले जब मैंने क्लास ली थी तभी मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो कैसे पता चलेगा, और अगर एक ही व्यक्ति के पास दो दो डेजिग्नेशन होंगे तो कैसे पता चलेगा। भाई मैंने स्कूल खोला और मेरे पास अभी इतनी इनकम नहीं हो रही है कि मैं प्रिंसिपल भी अलग हायर करूं और मैं डायरेक्टर बन के भी अलग बैठूं, तो मैं खुद भी डायरेक्टर हूं और मैं खुद ही प्रिंसिपल बन गई। तो मैंने प्रिंसिपल के जो महीने की तनख्वाह वो बचा ली, क्योंकि मैं ही वहां पर डायरेक्टर तो मैं हुई और मैं ही वहां पर एज अ प्रिंसिपल भी काम कर रही हूँ मेरे स्कूल में, ठीक है। तो डियर, जब दोनों ही पदों के साथ में अगर द सेपरेट लगा रहे, मतलब सेक्रेटरी के साथ भी द अलग लगा रहा है,
प्रिंसिपल के साथ भी अलग लगा रहा है, या डायरेक्टर के साथ द अलग लगा रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ अलग लगा रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ द अलग लगा रहा है और टीचर के साथ अलग द लगा रहा है, तो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन डियर अगर सिर्फ एक के साथ लग रहा है तो फिर मान के चलो कि वो एक ही व्यक्ति है जो दो पदों पर काम कर रहा है। जैसे कि अपन यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ उन्होंने सेक्रेटरी के साथ तो दा लगा दिया लेकिन प्रिंसिपल के साथ नहीं लगाया, मतलब वो एक ही व्यक्ति है जो वहाँ सेक्रेटरी का काम भी करता है और वो प्रिंसिपल भी है कॉलेज का, मतलब वो दोनों ही पदों का काम वो एक ही व्यक्ति संभालता है। तो जब व्यक्ति एक है डियर तो हेल्पिंग वर्ब आर कैसे हो जाएगी, फिर तो हेल्पिंग वर्ब इज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर का काम कौन कर रहा है डियर, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी खुद है और प्रिंसिपल भी खुद है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो डियर द दोनों को अलग अलग दे दिया गया है, तब ये दो व्यक्ति माने जाते हैं और फिर तब ये एकदम सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पे एरर यहाँ होगा और यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि डियर ये एक ही व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे द नहीं लिखा, ना तो द लिखा ना ए लिखा, कुछ नहीं लिखा, आर्टिकल ही नहीं लिखा, मतलब वो एक ही व्यक्ति है जो दो पदों पे कार्यरत है। ओके, चल। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, मतलब डियर वो ये कह रहा है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, उसकी जितनी भी उपन्यास है उसमें से केवल एक ही उपन्यास है जो दिलचस्प है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आपको कहाँ दिख रहा है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्या एरर है तो कहाँ है, या फिर आप बताइए कि नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डियर, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। डियर जब आप यहाँ पे देयर इज लिख रहे हो तो आपने यहाँ पे आर क्यों लिख दिया, मतलब आप जो इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग नहीं है वो तो नोवेल की बात कर रहे हो ना, कोई एक नोवेल है, बहुत सारे उपन्यासों में एक नोवेल है, तो जब एक नोवेल है डियर तो दैट इज इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। देखो वन ऑफ के बाद तो हमेशा, ये दुनिया की कठिन सच्चाई है कि वन ऑफ के बाद जो भी आपका यहाँ पे डियर वर्ब लिखा होगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे नाउन लिखा होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। वन ऑफ हिज फॉलोवर्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज टीचर्स, वन ऑफ हिज क्लॉथ्स, वन ऑफ हिज पेन्स, वन ऑफ हिज टेबल्स, वन ऑफ हिज नोट्स, वन ऑफ हिज रिलेटिव्स। तो डियर वन ऑफ के बाद जो भी आती है नाउन वो प्लूरल ही होती है, लेकिन उसका वन ऑफ का मतलब क्या होता है कि उस भीड़ में से एक, और जब वो एक है डियर तो आर के साथ क्यों जाएगा, ठीक है। सो द एरर इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल। फिर से देख लो डियर कि ऑफ के पहले की पिक्चर में सिंगुलर का रूप चल रहा है और इज लग रहा है, तो बेशक हम यहाँ पे आगे जाके भी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इट इज आई हु इज टू ब्लेम। डियर यहाँ पे आप देखो कि इट इज आई मतलब खुद की बात चल रही है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो भाई मुझे ये बता दो कि आई के साथ इज कब से आने लगा। अगर आप कह रहे हो कि इट इज आई तक तो सही लिखा है आपने कि इट इज आई, इट इज मी, इट इज यू, लेकिन ये इट इज मतलब इस आई को आप इज के साथ कब से फॉरवर्ड करने लगे। आई तो हमेशा किसके साथ जाता है डियर, एम के साथ जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे कि आई के जस्ट बाद में या कोई भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो और उसके बाद में आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है, WH वर्ड, हु, वूम, वॉज, वॉट, ये सब दिखते हैं, तो आपको हमेशा वहां पर जो वर्ब है वो उसी पर्सन के हिसाब से यूज करनी है जो बगल में बैठा है। जैसे कि आई लिखा है, आई के बाद WH वर्ड आ रहा है, तो मैं वही वाला यूज करूंगी जो आई के साथ सेट हो जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि अरे ठीक है इज लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अगर डियर आई के साथ अगर इस तरह का कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बैठा है तो वही वर्ड यूज करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। तो इट इज आई, ठीक है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। डियर यहाँ पे जो है एज वेल एज लिखा हुआ है, ठीक है, और एज वेल एज के पहले और एज वेल एज के बाद
दोनों ही कैसे हैं, मतलब ये दोनों ही चीजें कैसी हैं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, हमारी पेशेंस यानी कि जो हमारा धैर्य होता है वो भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अपन किसी भी कंडीशन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। जो भी डियर आपकी जो भी मटेरियल नाउन होती है, ठीक है, जो भी आपकी जैसे मटेरियल नाउन आपने पढ़ी है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी भी होती हैं डियर, यानी कि भाववाचक संज्ञा, तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं डियर और जितनी भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाती हैं। पेशेंस हो चाहे परसेवरेंस हो, कोई भी हो डियर, दोनों को ही अपन को एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे लेकर जाना है। तो पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस दोनों ही शब्द, ठीक है, ध्यान से सुनो, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नहीं, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस आपको लिखना है, क्योंकि डियर दोनों ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, परसेवरेंस हो, ठीक है, या फिर पेशेंस हो, तो ये भी अनकाउंटेबल होता है डियर, और जो आपका परसेवरेंस है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो दोनों ही अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इज लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन पुणे माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, या फिर नो एरर। पुणे की बात चल रही है डियर, बड़ा शहर है, ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, ठीक है, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो क्या लगता है कहाँ एरर हो सकता है? यहां पे डियर ध्यान से देखो, इन पुणे मेनली बात किसकी हो रही है, ब्रदर इन लॉ की, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ वाइफ के साथ आए, चाहे मम्मी के साथ आए, चाहे पापा के साथ आए, चाहे बुआ के साथ आए, लेकिन मैं बात तो ब्रदर इन लॉ की कर रही हूँ, देवर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट होगा, क्योंकि भाई मुझे ये इस चीज से मतलब नहीं है, मैं बात किसकी कर रही हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ की, ठीक है, कि मेरा ब्रदर इन लॉ जो है डियर इन पुणे, माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, मतलब पुणे में जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो अपने भाई के साथ, सॉरी अपनी वाइफ के साथ में फंक्शन में उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब हिंदी में बोलते हो कि पुणे में मेरा देवर जो है वो अपनी बीवी के साथ में आया था, यही बोलोगे ना, ठीक है, यही बोलोगे ना कि मेरी फ्रेंड अपनी बहन के साथ मेरे घर आई थी, मेरी फ्रेंड अपनी बहन के साथ मेरे घर आए थे, तो नहीं बोलते, हिंदी में भी यही बोलते ना कि मेरी फ्रेंड अपनी बहन के साथ मेरे घर आई थी। तो मेनली आपका फोकस आपके दोस्त पे है ना कि उसकी बहन पे। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाता है डियर, तो हमको भी ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ नहीं है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे केवल और केवल ब्रदर इन लॉ है। इसलिए हम यहाँ पे गिनने नहीं बैठेंगे कि एक तो मैम ये रहा और एक मैम ये रहा तो बहुवचन है, नहीं डियर, आपको यहाँ पे मेन आपका जो मेन बंदा है उसको देखना है, वो सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे वॉज लगाओगे ना कि वर लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है डियर, फ्लैट के जो भी फ्लैट्स हैं वहां पर, ठीक है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, मतलब डियर ब्लॉक होता है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक में 60-70 फ्लैट हो गए, बी ब्लॉक है तो उसमें भी 60-70 फ्लैट हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े सिटीज रहती है ना, उनमें क्या होता है डियर के बिल्डिंग्स रहती हैं, जैसे कि एक उनने बिल्डिंग बना दी पूरी, उसमें 60 फ्लैट बना दिए, उसका नाम रख दिया ब्लॉक ए, ठीक है। दूसरी बिल्डिंग बना दी, उसमें 60 फ्लैट बना दी, उसका नाम रख दिया ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, नाम एक ही है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी हो गई। अब गोकुलधाम सोसाइटी में भी आपने देखा है तारक मेहता के सीरियल में कि एक जेठा वाला ब्लॉक अलग है, बड़े वाला ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है। तो उसी तरीके से गोकुलधाम सोसाइटी में ए बी सी ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो होल ब्लॉक का मतलब डियर पूरा का पूरा ब्लॉक, ठीक है। अब फिर से वही आ गया डियर कि ऑफ के बाद तो मुझे क्या मिलेगा, ऑफ के बाद मुझे मिलेगा हमेशा बहुवचन, ठीक है। तो ऑफ फ्लैट्स, लेकिन ऑफ के पहले क्या लिखा है, ब्लॉक लिखा है, ना कि ब्लॉक्स, ठीक है। तो मेरा ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट है डियर वो कैसा है, सिंगुलर है। तो जब वो सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे वर क्यों लिखूं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ऑफ के पहले वाले से मतलब है। ऑफ के बाद आप चाय लिखो, कॉफी लिखो, लिम्का लिखो, सोडा लिखो, फ्रूटी लिखो, माजा लिखो,
कुछ भी लिखो, मुझे ऑफ के पहले वाले से मतलब है कि ऑफ के पहले सिंगुलर है या ऑफ के पहले प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो मैं आगे भी सिंगुलर लूंगी और प्लूरल है तो मैं आगे प्लूरल लूंगी। तो मुझे मेनली ऑफ के पहले वाले को देखना है। ऑफ के पहले द होल ब्लॉक लिखा है, यानी कि एक सिंगुलर टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक्स नहीं लिखा है, ऑल दी ब्लॉक्स नहीं लिखा है, केवल उसने लिखा है द होल ब्लॉक, ठीक है, होल ब्लॉक, जो कि सिंगुलर का टच दे रहा है। तो मैं यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पर वॉज लिखूंगी। ये वही हो गया डियर, टी भी है, कॉफी भी है, अदर ब्रेवरेजेस भी हैं, कंफ्यूज करने वाले 10 चीजें हैं, लेकिन अपन को ऑफ के पहले वाली पिक्चर देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम आर एज फॉलोज, ठीक है, द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम आर एज फॉलोज। तो माय डियर यहाँ कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्सटेंस और सम दोनों के साथ दा लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल वहां एक थे, क्योंकि एक के साथ ही दा लिखा हुआ था। यहाँ पे सम के साथ भी दा लिखा है, सब्सटेंस के साथ भी दा लिखा है, और दा है तो बिल्कुल इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, बहुवचन वाली होगी। और फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक और, ऑफ के पहले आपका जो भी है, ठीक है, ऑफ के जस्ट पहले आपको जो भी दिया गया है वो कैसा दिया गया है, बहुवचन रूप में, ठीक है। तो बस अभी वाली मैंने आपको सिखाया था कि ऑफ के पहले सिंगुलर है तो हम भी सिंगुलर देखेंगे, ऑफ के पहले अगर प्लूरल है तो हम भी प्लूरल देखेंगे, ठीक है। यही मैं आपको सिखाना चाह रही थी डियर। नेक्स्ट देखो, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैव देयर अप्स एंड डाउन्स। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैव देयर अप्स एंड डाउन्स। अभी हाल ही डियर हमने इस पे चर्चा करी थी बहुत जोरों से कि जितना भी वन परिवार है, एवरीवन, समवन, नोवन, ठीक है, और जितना भी बड़ी परिवार है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच बडी, तो ये हमेशा बड़ी परिवार और वन परिवार ये हमेशा सिंगुलर के रूप में जाते हैं। तो डियर अगर यहाँ पे बड़ी आ रहा है तो यहाँ पे हैव देयर नहीं आएगा, यहाँ पर हैज वर्ड का यूज किया जाएगा, क्योंकि जो एवरीबडी है वो सिंगुलर के साथ जा रहा है, सिंगुलर की पहचान दे रहा है, तो सिंगुलर के साथ हैव तो बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे एरर जो क्रिएट हो रहा है डियर वो ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। यहाँ पे हैव की जगह पे आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 15 चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, और उठा के देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स या उठा के देखो आपके प्रैक्टिस सेट्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इट में भी पॉसिबल कि आपने जब इनको लगाया हो तो आपके आंसर्स गलत हो गए हों, लेकिन अब आप जब ये ऑफ वाले करोगे, अब आप जब ये नाइदर वाले करोगे, ईदर वाले करोगे, ठीक है, ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले करोगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ करते थे, ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में मैं आपको उसके आगे के बताऊंगी कि कैसे और एरर्स बनते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।